अगर तुम इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो तुम्हें पता होना ही चाहिए कि सीबीएसई के जो टीचर्स रहते हैं वो बोर्ड की कॉपीज को चेक कैसे करते हैं। अगर तुम्हें पता चल गया ना यार कि वो कहाँ नंबर काटते हैं और कहाँ नंबर बढ़ा कर देते हैं, तो तुम्हारे चांसेस गलती करने के बहुत कम हो जाएंगे और इसके चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे कि तुम्हारे फुल में फुल मार्क्स आ रहे हो। तो बिना देरी किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब बहुत बच्चे बोलेंगे भैया आपको कैसे पता चला कि सीबीएसई कॉपीज को चेक कैसे करती है। तो देखो यार, जो बोर्ड एग्जाम तुम इस साल देने वाले हो ना, वो मैंने 5 साल पहले दे दिया है। मेरे बहुत सारे टीचर से बात हुई है और मुझे अंदर की इन्फॉर्मेशन पता चली है कि टीचर किस तरह से कॉपीज को मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चेक करते हैं, स्टेप वाइज मार्किंग करते हैं। और इस वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगा कि टीचर को कौन सी आंसर शीट मिलती है कॉपीज को चेक करने के लिए, मार्किंग स्कीम मिलती है, उसको देख कर टीचर आंसर कॉपीज को चेक करता है। वो भी आंसर शीट में आपको दिखाऊंगा कि टीचर को जो सीबीएसई प्रोवाइड करती है आंसर की जो होती है, वो हम लोग देख लेंगे। उसके बाद हम लोग देख लेंगे क्या क्या मिस्टेक्स जो हमें नहीं करनी है बोर्ड एग्जाम में, क्या क्या हमें नहीं करना बोर्ड एग्जाम में, जो टीचर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं। टीचर्स बिल्कुल भी कॉपीज में वो चीज़ें देखना नहीं चाहते, जो बातें मुझे टीचर्स ने बताई कि हाँ ये सब होने पर हम लोग नंबर काटते, तो वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज। अब वीडियो को बहुत ध्यान से देखना कि कॉपीज को सीबीएसई तक पहुंचाया कैसे जाता है और चेक कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले कोई भी एक बोर्ड एग्जाम में जब बच्चा कॉपी लिखता है तो वो कॉपी का जो है ना कोडिंग होती है। सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के सेंटर पर ही कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। अब कोडिंग क्या होता है, कॉपी में कोडिंग ऐसे होती है, देखो जैसे नेम और रोल नंबर में एक कोड डाला जाता है और उसके बाद क्या आंसर शीट में एक कोड डाला जाता है। किसी टीचर को किसी बच्चे का नाम नहीं पता चले, हर कॉपी में एक कोड रहती है और जो नाम वाली इंडेक्स वाली जो पेज रहती है उसमें एक कोड रहती है। बाद में क्या करता है सीबीएसई, ये वाला कोडिंग सेंटर क्या करता है, इस नेम वाले कोड को रख लेता है और ये सीबीएसई को भेज देता है। बाद में ये लोग सीबीएसई को बाद में वो कोड भेज देते हैं। इधर जब कॉपी चेक होके जाती है तो कोड वाली कॉपी और नेम वाली कॉपी को सीबीएसई मिला लेती है और सीबीएसई समझ जाती है कि हाँ ये इसी बच्चे की कॉपी है। तो जब ये कोड वाली कॉपी है, ये चेकिंग सेंटर चली जाती है, इसमें कोड लिखा हुआ रहता है, मान के चलो 32461, ये कोई राहुल नाम के बच्चे का कोड है जिसका बोर्ड रोल नंबर ये है। ये सारी ज़्यादा बातें हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग मेन डिस्कस ये पॉइंट हमारा डिस्कशन का ये रहना चाहिए कि चेकिंग का सेंटर में क्या होता है। चेकिंग सेंटर में यार ग्रुप ऑफ टीचर रहते हैं जो सीबीएसई के अच्छे टीचर रहते हैं, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। अब उनको क्या करती है सीबीएसई एक आंसर की देती है, मैं थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा। ये आंसर की रहता है सीबीएसई का, उसमें सारे आंसर्स लिखे हुए रहते हैं और उसमें लिखे हुए रहते हैं कि हाँ इस स्टेप के आधे नंबर देने, इस स्टेप के 1 नंबर देने, इस स्टेप के 2 नंबर देने, सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती है। अगर 5 नंबर का स्पेलिंग है तो इतने स्पेलिंग नंबर, 3 स्पेलिंग मिस्टेक रहने पर 1 नंबर काटा जाएगा। तो सारी चीज़ें इस मार्किंग स्कीम में लिखी हुई रहती है। मैं अभी आपको हर सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम भी दिखाऊंगा। टीचर्स को मिलती है, उसके 20 रुपीज़ मिलता है उन्हें एक कॉपी चेक करने के लिए। अंदर की सीक्रेट बात है, मैं आपको बता रहा हूँ। 20 रुपीज़ एक कॉपी चेक करने के लिए मिलता है। पूरे दिन के उनको 20 कॉपीज के अराउंड चेक करने रहते हैं और 15 मिनट्स उन्हें एक कॉपी चेक करने के लिए मिलती है। तो 15 मिनट्स एक कम समय होता है, मतलब कि आपकी हैंडराइटिंग जितनी अच्छी रहेगी, जितना अगर आप साफ सुथरा लिखोगे, उतना जल्दी टीचर कॉपी को चेक। इससे हमें पता चलता है कि टीचर पूरी कॉपी नहीं पढ़ पाता होगा। 15 मिनट्स में कोई टीचर कोई कॉपी नहीं पढ़ पाया। मैंने ऑफिशियल टीचर से भी बात की है जो सीबीएसई कॉपीज को चेक करते हैं। उन्होंने बताया कि कॉपीज को हम पढ़ते नहीं है, कभी भी हम कॉपीज को पढ़ नहीं पाते। हमें ऊपर देखते हैं, हमें पहले पेज से अंदाजा लग जाता है कि बच्चा किस लेवल का है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि वो क्या चाहते हैं। पहला पेज वो लोग देखते हैं और फिर समझ जाते हैं कि हाँ बच्चे में दम है, और वो लोग इसी तरह से आंख मूंद कैसे चेक करते हैं, वो पढ़ते कुछ नहीं है। तो फिर ये जो कॉपी जो चेक होती है वो एवेल्यूटर्स के पास जाती है। अब एवेल्यूटर क्या करते हैं, जब ये कॉपी चेक करके जब नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 2 नंबर 1 नंबर, उन सबको जोड़ के जब वो 99 आउट ऑफ 100 निकालते हैं जब, तो उसके बाद वो चेक होता है कि हाँ ये सब नंबर सही जुड़े हुए हैं कि नहीं। ये एवेल्यूटर सुनिश्चित करते हैं कि सारे नंबर सही तरीके से जुड़े हुए हों और सारे क्वेश्चन मार्क हो गए, मतलब कोई क्वेश्चन चेक करने बिना छूटा नहीं हो। 3 टीचर्स एवेल्यूटर रहते हैं और एक टीचर अलग से जो चेक करता है। उसके बाद ये जो कोड वाली कॉपी है सीबीएसई के पास चली जाती है, सीबीएसई बोर्ड, और इधर से जो कोड वाला इंडेक्स था वो भी सीबीएसई के पास चला जाता है। अब दोनों चीज़ जब सीबीएसई के पास चली जाती है तो सीबीएसई मिला लेती है कि हाँ ये जो कॉपी है ये कोई राहुल नाम के बच्चे की है जिसका बोर्ड रोल नंबर ये है, इसमें भी जो कोड था ये भी मिलता है, ये भी कोड मिल जाता है। और पता चलती है कि सीबीएसई को पता चल जाता है कि हाँ ये राहुल नाम की बच्चे की कॉपी है और ये सीबीएसई इसका मार्कशीट बना देती है। अब सीबीएसई के मार्किंग स्कीम में, जैसे मार्किंग स्कीम में दिया हुआ रहता है हाँ इसके 1 नंबर देने, 2 नंबर देने, कैसे दिया हुआ रहता है हर सब्जेक्ट वाइज और क्या क्या गलतियां आपको नहीं करती हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। इससे आपको इतना बेनिफिट होगा ना यार, आपको पता चल जाएगा कहाँ टीचर नंबर काटते हैं, क्या क्या टीचर नहीं देखना चाहते हो, आपको सारे नंबर मिल जाएंगे। देखो यार 2023 का जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसके फाइनल पेपर में जो टीचर्स को चेक करने के लिए आंसर की मिली थी, वो आंसर की मैं क्लास 10 का आपके सामने ले आया हूँ कि कैसे टीचर्स को इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कॉपीज को चेक करने के लिए। अब इसमें मैंने सारे सब्जेक्ट कवर किया, साइंस हो गया, मैथ हो गया, सोशल साइंस हो गया और इंग्लिश हो गया। सारे सब्जेक्ट को मैंने कवर कर रखा कि टीचर्स को नंबर कैसे देने हैं। सबसे पहले यार देखो एक क्वेश्चन आया था क्लास 10 के फाइनल पेपर में कि प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। मैथमेटिक्स का हम लोग देख रहे हैं, तो प्रूव करने के लिए सबसे पहले अगर कोई बच्चा लिख देता है कि √5 इज इक्वल टू p/q वेयर p और q आर नो को प्राइम्स, तो इतना अगर बच्चे को पता रहता है तब उसको आधा नंबर दे दिया जाएगा सीबीएसई के अकॉर्डिंग। टीचर को देना पड़ जाएगा अगर इतना कोई बच्चा लिख देता है तो। उसके बाद अगर कोई बच्चा लिख देता है कि
पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर, और वो दोनों को इक्वल टू करके डिविजिबल बाय 5 कर देता है, तो ये एक और स्टेप हो जाएगा। और ये अगर डिविजिबल 5 कर देता है बोथ साइड, तो बच्चे को एक नंबर और देना पड़ जाएगा सीबीएसई को। ऐसा टीचर्स को लिख दिया, अगर इतना दे दिया जाएगा तो। और अगर कोई बच्चा और इनको इक्वेट कर देता है तो उसको आधा नंबर और बढ़ा के दे दिया जाएगा। और कोई बच्चा अगर बता देता है कंट्राडिक्शन गलत है, पी और रैशनल इरेशनल इक्वल नहीं हो सकता, तो उसको एक नंबर और दिया जाएगा। बहुत बच्चे बोलेंगे भैया हमने तो सारी चीज़ें कर दी, रैशनल और इरेशनल को इक्वल टू नहीं बताया। तो कोई दिक्कत नहीं यार, आप 3 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर तो आराम से मिल जाएंगे, एक ही नंबर आपके कटेंगे। तो इस तरह से मार्किंग होती है। देखो आधा नंबर इस स्टेप का, एक नंबर इस स्टेप का, फिर आधा नंबर इस स्टेप का और एक नंबर इस स्टेप का। तो इस तरीके से मार्किंग होती है। अब हम लोग एक फिजिक्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्लास 10 के फिजिक्स का क्वेश्चन है कि पावर के बारे में ये क्वेश्चन है, ठीक है, हीटिंग मैक्सिमम रेट। अब देखो यहाँ कैसे स्टेप मार्किंग हो रही है। सबसे पहले 2 तरह का पावर दिए हुए हैं, पावर 1 और पावर 2, वोल्टेज बराबर आ रही है। अब इसमें शायद कोई रेशियो पूछा गया कि रेजिस्टेंस इसमें कितना होगा, इसमें कैसे कितना होगा। अब देखो स्टेप वाइज मार्किंग कैसे होती है। टीचर ने अगर बच्चे ने फॉर्मूला लिख दिया तो हाफ नंबर देना पड़ेगा उसको, और बच्चे ने इक्वेट कर दिया तो हाफ नंबर और मिला के 1 नंबर हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जब दूसरा पावर वाला जब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रेजिस्टेंस निकाले तो हाफ हाफ मिला के फॉर्मूला मिला के 1 हो गया, तो एक एक करके 2 नंबर हो गया। और उसका बाद ऐसे ही दूसरा पावर वाला दूसरा पावर निकालने के लिए बच्चे को हाफ हाफ करके 1 नंबर और मिल जाएगा। तो दो पावर है, दोनों पावर को निकालने के लिए और रेजिस्टेंस निकालने के लिए उसको 3 नंबर मिल जाएंगे। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखा गया व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ जो बच्चे ने डेफिनेशन लिखा तो 1 नंबर टीचर को डेफिनेशन का अलग से देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि यहाँ पर एक और चीज पूछा गया कि उसका जो जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है। तो उसका अगर बच्चा सिर्फ फॉर्मूला मेंशन कर देता है तो उसको 1 नंबर और मिल जाएगा। देखो सीबीएसई के आंसर शीट है, इसको देखकर जो है मास्टर कॉपी चेक करता है, टीचर कॉपी चेक करता है। अब हम लोग आते हैं तीसरे में कि सोशल साइंस में कॉपीज कैसे चेक होते हैं। तो मैंने आपको बार बार बता रखा है यार कि सोशल साइंस में ऑलवेज पॉइंट वाइज लिखा करो। यहाँ पर देखो सीबीएसई पॉइंट में लिखती है, लिखा हुआ है एनी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन्ड। अगर कोई भी बच्चा 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर देता है और अगर कोई बच्चा लाइन बाय लाइन लिखता है उसको पॉइंट नहीं मिलेगा, तो नंबर काटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो टीचर हमेशा पॉइंट खोजता है कि हाँ 1 पॉइंट अच्छा, 2 पॉइंट अच्छा, तीसरा पॉइंट का वो पढ़ता भी नहीं अगर 2 पॉइंट अच्छे निकल गए तो। इसलिए आपको हमेशा पॉइंट में आंसर लिखना है। ये 3 में से अगर आरबीआई के बारे में देखो, ये मनी एंड क्रेडिट से क्वेश्चन है आरबीआई का कि व्हाट आर द 3 फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कोई बच्चा अगर तीनों पॉइंट सही से बता देता है, और जरूरी नहीं वो एनसीईआरटी में मेंशन होना चाहिए, ये जरूरी है। अगर इनमें से अगर टीचर को नहीं मिला तो वो एनसीईआरटी में मेंशन होना चाहिए। अगर आपने बनाकर लिखा तो बहुत सारे टीचर नंबर आपका काट सकते हैं। एनसीईआरटी में रहेगा तो कोई भी आपका नंबर नहीं काट सकता, भले गलत इन्फॉर्मेशन ही क्यों नहीं हो एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी इसीलिए सब बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, क्योंकि ये जो सीबीएसई ने डाल के रखा है ये एनसीईआरटी से ही डाल कर रखा है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लेटर राइटिंग इंग्लिश में देखते हैं किस तरह का फॉर्मेट है। अब टीचर को बोला गया है कि सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस और ये सब्जेक्ट वगैरह अगर मिल जाए, सैल्यूटेशन मिल जाए, तो उसको 1 नंबर बैठा देना है, एक्यूरेसी वगैरह मिला के 1 नंबर बैठा देना। फुल क्रेडिट कहाँ पर देना, आप देखो यहाँ 1 नंबर तो इसके मिल गया, 1 नंबर यहाँ मिल गया। अब 2 नंबर यहाँ मिलेगा, ऑल पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे, मतलब कि बॉडी जो भी रहता है, सब्जेक्ट वगैरह रहता है, उसके 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अगर कितना गंदा से गंदा अगर आपने बॉडी लिखा, 2 नंबर वहाँ दे दिया जाएगा। अब नंबर बढ़ते कहाँ है, देखो नंबर यहाँ बढ़ते कि सम इनकॉर्पोरेटेड फेयर अटेम्प्ट ऑफ डेवलपिंग आइडियाज। अगर बच्चे ने कोई आइडिया को इंट्रोड्यूस किया, बहुत अच्छे से लिखा गया, किसी आइडिया बनाया कि हाँ इसका बर्थडे था, ऐसे ट्रीटमेंट हुआ, तो वो आइडियाज़ को उसको 1 नंबर और बढ़ा के दिया जाता है। और उसके बाद अगर हाफ मार्क्स इसके मिलते हैं कि कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, यहाँ देखो लिखा हुआ है लिमिटेड अवेयरनेस एंड टास्क डेवलपमेंट, मतलब कि टू दी पॉइंट काम करने का आधे नंबर और मिल जाते हैं उसको। तो टोटल मिला के 1.5 मार्क्स तो यहाँ हो गया, 2 मार्क्स यहाँ पर, टोटल मिला के 5 मार्क्स का आपका लेटर कवर हो जाता है। अब क्वेश्चन आंसर में सीबीएसई को यहाँ कुछ पॉइंट्स दिए रहते हैं जो कि टीचर्स को दिए रहते हैं सीबीएसई की तरफ से कि आंसर में ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये एक चैप्टर है भूली वाला, तो भूली में यहाँ पर दिया गया कि 2-3 चीज़ें कि क्या है कि डिमांड ऑफ दावरी मांग रहे थे, दहेज मांग रहे थे, तो वो सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन होने चाहिए, दोनों आंसर में दिए गए, तो वो टीचर्स को मिलते हैं। जब तक वो पॉइंट मेंशन नहीं होंगे टीचर्स के बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको पूरे नंबर दे पाए। इसलिए मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी से पढ़ो। बहुत सारे टीचर 50% दे देते हैं इंग्लिश में, पर यहाँ के पॉइंट बहुत ज़्यादा, आपके सोशल साइंस के पॉइंट ना बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी से मिलने चाहिए, तभी आपको नंबर मिल पाता है। इतनी चीज़ें हमने देख ली। और भी टीचर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की कॉपी जल्दी जल्दी चेक कर दें, मतलब इसलिए मैं बोलता हूँ कि पॉइंट्स को हाईलाइट कर दो, कि जैसे आपने दावरी लिखा तो दावरी को हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करने टीचर को दिख जाता है, वो मार के आगे निकल जाता है। टेंशन कम लेता है, वो टेंशन कम लेगा तो आपके नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे। जिस दिन वो टेंशन लेने लगा आपके नंबर घटना शुरू हो जाएंगे। तो हम लोग फिर आगे देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स का हमको ध्यान रखना है, क्या क्या टीचर्स को पसंद नहीं होते देखने, वो पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं कि आपके 1 भी नंबर नहीं कट रहे हो। कैसे हमें टीचर को सही तरीके से बताना कि नहीं हम लोग अच्छे बच्चे हैं और हम लोग कॉपी को सही से लिखते हैं, हमें पूरे नंबर दे दो। अब ये वीडियो का लास्ट पार्ट है। अब हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम के जो टीचर रहते हैं, किसी भी
टॉपर बच्चे की कॉपी में क्या क्या देखना चाहते हैं और बच्चे कैसे समझ जाते हैं कि भाई ये बच्चा टॉपर है या ये बच्चा एवरेज है, इसमें डिफरेंस क्या क्या होता है कि कोई बच्चा टॉपर की बच्चे की कॉपी ऐसी रहती है, एवरेज बच्चे की कॉपी ऐसी रहती है, कैसे डिफरेंस निकाल पाते हैं वो लोग, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपर बच्चे की कॉपी इस तरह की रहती है, एवरेज बच्चे की कॉपी इस तरह की रहती है, तो टीचर्स को पता क्या चलता है, ओनली हैंड राइटिंग ही मैटर नहीं करता, और भी चीजें होती है जो मैटर करती है। उससे पहले मैं आपको बता दूं यार कि इस चैनल पर इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट नोट्स आ गए जो पूरे यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट नोट्स है, इसमें पूरी एनसीईआरटी कवर एकदम लेटेस्ट सिलेबस के बेसिस पर बनाए गए ये नोट्स, बहुत ही बेहतरीन है। लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दिया है और जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई बच्चा नया है चैनल पर तो यार तो सब्सक्राइब कर सकता है यार, आगे भी ऐसे नोट्स मिलते रहेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग आ जाते हैं पॉइंट पर कि कोई बच्चे को टीचर को पता कैसे चलता है कि बच्चा एवरेज है या बहुत ही टॉपर बच्चा है। तो सबसे मेन पॉइंट आता है फर्स्ट पेज। अब पहला पेज जो आंसर शीट का पहला पेज रहता है, आंसर नंबर जब आप 1 लिखते हो तो वहीं से टीचर समझ जाता है कि भाई ये जो बच्चा है, मतलब कि जो पहला पेज में जो भी लिखा हुआ रहता है तो वो टीचर समझ जाता है कि हाँ ये बच्चा टॉपर है या एवरेज है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई एवरेज बच्चा हो तो पहला पेज तो भाई सही रखना, कोई काटा छाटी मत करना। हैंड राइटिंग पहले पेज में एकदम अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बाद में हो या ना हो। हिंदी और इंग्लिश ये सब में ज़्यादा ये मैटर करता है। पहले पेज में हैंड राइटिंग अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, बाद में आपको पता चलना चाहिए कि आपने आंसर्स कितना सही लिखा है गलत लिखा है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है हैंड राइटिंग। मैंने आपको पहले बताया टीचर को भी पढ़ता नहीं है। टीचर को अगर लग जाता है कि टीचर बच्चा अच्छा है, बहुत सारा चांसेस रहता है कि कोई बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है तो टीचर समझता है कि नहीं ये बच्चा अच्छा है। तो पहले पेज का तो आपको ध्यान रखना, पहले के 1-2 पेजेस का आपको ध्यान रखना, वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग सही रखनी है। फर्स्ट पेज, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ये आपने सुन रखा होगा। तो आपको पहला इंप्रेशन सही रखना, हैंड राइटिंग सही रखनी है। दूसरी बात आती है हैंड राइटिंग। अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं गंदी है तो आप क्या करो, थोड़ा थोड़ा लाइन छोड़ो, जैसे ए हो गया फिर बी हो गया, फिर थोड़ा लाइन छोड़ छोड़ के लिखो, मतलब थोड़ा दूर दिएगा। किसी की हैंड राइटिंग अच्छी है तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है यार, तुम समझ के चलो। और जिसकी अच्छी नहीं है वो इंप्रूव करने की थोड़ी कोशिश करो यार, कि हैंड राइटिंग जितनी अच्छी रहेगी, जहाँ नंबर कट भी रहते हैं वहाँ भी टीचर नंबर दे देता है। तो हैंड राइटिंग पर ये फोकस करके रखना है। थर्ड आता है हाईलाइट। अब हाईलाइट कैसे होता है, मान के चलो किसी बच्चे ने आंसर लिखा I = 40 एम्पियर, 40 एम्पियर। अब टीचर खोज रहा है पूरे न्यूमेरिकल में आंसर कहाँ है। कोई बच्चे ने अगर ऐसे इस तरह से हाईलाइट कर दिया तो टीचर को तुरंत आंसर मिल जाएगा, टीचर कुछ पढ़ेगा भी नहीं, आंसर देख के आगे बढ़ जाएगा। और बाद में तो आपको पता है कि स्टेप मार्किंग होती है, किस तरह से टीचर स्टेप वाइज देता है। तो अगर आंसर गलत निकला तो बात ये अलग है, लेकिन सही निकल जाएगा तो टीचर सिर्फ आंसर देख के पूरे 4 नंबर के 4 नंबर आपको दे देगा, कोई भी नंबर आपका कटेगा नहीं। सेकेंडरी, इसलिए आपको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, पॉइंट्स को भी हाईलाइट करना जरूरी है। जैसे कहीं टीचर खोज रहा है ईस्टर, अब ईस्टर ये जो है अगर कोई बच्चा ऐसे हाईलाइट कर देता है तो टीचर को खोजना नहीं पड़ेगा, जो वो खोज रहा है वो मिल जाएगा। टॉपर बच्चे इसी चीज़ का फायदा उठाते हैं कि जो टीचर चाहता है उसको वो हाईलाइट करके ऐसे पेंसिल से या पेंसिल दे देते हैं, तो वो टीचर पूरी चीज़ पढ़ता भी नहीं। अगर टीचर पढ़ने लगेगा, टीचर अगर आपकी कॉपी में टाइम देने लगेगा, आपके नंबर कटने लगेंगे। टीचर को नंबर काटने का मौका ही मत दो, जो वो देखना चाहता है उसको दिखा दो, वो आगे बढ़े, नंबर बढ़ा के आगे बढ़े। ये बहुत बड़ी मेंटेलिटी है। क्लास 10 के बच्चों के लिए इसको नया लग रहा होगा, लेकिन ये सही रियलिटी होती है यार। तो टीचर को नंबर काटने का चांस नहीं देना है, हाईलाइट करना है प्रॉपर, ऊपर से पॉइंट वाइज लिखना। देखो यार साइंस और एसएसटी ऐसे सब्जेक्ट में ना पॉइंट वाइज लिखना बहुत बड़ा मैटर होता है। मैंने आपको अभी दिखाया कि किस तरह से सीबीएसई खुद पॉइंट वाइज लिख कर भेजती है, ये सब पॉइंट लिखे तो मिले तो नंबर देना, नहीं तो मत देना। तो पॉइंट वाइज लिखना बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। कोई बच्चा पॉइंट वाइज लिखता है, मैंने 99% टॉपर देखे यार, 99 के 100% टॉपर पॉइंट वाइज ही लिखते हैं, जहां जहां उनको मौका मिलता है वहां वहां पॉइंट वाइज लिखते हैं। तो पॉइंट वाइज एक ऐसी चीज है ना यार, बहुत बड़ा ये सीक्रेट होता है टॉपर्स का। तो पॉइंट वाइज लिखना, टीचर भी यही खोजना चाहता है कि हाँ एक पॉइंट क्लियर, एक पॉइंट। कोई पैराग्राफ में आंसर आता है तो टीचर खुद परेशान होने लगता है कि बच्चे ने लिखा क्या है, खोजू क्या, टाइम देना नहीं चाहता, नंबर काट के आगे निकल जाता है। फिर हम लोग देखते हैं ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक। तो टीचर को यहाँ बोला जाता है कि दो स्पेलिंग मिस्टेक रहने पर 1 नंबर काट लिया जाए, और ग्रामर मिस्टेक रहने पर 5-7 जगह ग्रामर बहुत ज़्यादा मिस्टेक है तब नंबर कटते हैं। स्पेलिंग मिस्टेक पर नंबर कटते हैं इंग्लिश और हिंदी में, बाकी किसी सब्जेक्ट में नहीं करते उनको। जैसे अब फिजिक्स है तो उनको सिर्फ मतलब रहता है आंसर आने से। बायोलॉजी है तो बायोलॉजी में कितना एक्यूरेट लिखा है कि किडनी का फंक्शन क्या, फंक्शन से मतलब रहता है। लेकिन इंग्लिश और हिंदी में स्पेलिंग के नंबर कटते हैं, तो स्पेलिंग आपको एक्यूरेट रखना। उसके बाद यार डोंट लीव एनी आंसर, कोई आंसर छोड़ना नहीं। बहुत बार क्या होता है ना, पिछले ही साल यार कि एक एमसीक्यू का ऑप्शन ही गायब था, तो ऑप्शन गायब होने के कारण ना सीबीएसई ने पूरे मतलब कि जो अनसीन पैसे रहता पूरे 8 नंबर के 8 नंबर दे दिए थे। तो अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाए और आपने उसको अटेम्प्ट कर रखा, कम से कम कुछ नहीं तो क्वेश्चन लिख के छोड़ दो, ये टीचर को मौका मिल जाए नंबर देने का। अगर वो क्वेश्चन गलत निकला और आपने अगर अटेम्प्ट कर रखा, गलत भी कर रखा, नहीं कर रखा तो नंबर नहीं मिलता है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन बोर्ड में गलत आ जाते हैं, तो उनको अटेम्प्ट करने पर आपको पूरे नंबर मिल जाते हैं। तो अटेम्प्ट किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं। अगर आप मान के चलो कोई कमजोर बच्चा वो फेल कर रहा है और उसने कुछ भी अटेम्प्ट करके लिखा, तो टीचर उसको पास कर सकता है, लेकिन पेपर पूरा खाली रहेगा तो उसको पास वो नहीं कर सकता। तो आपको ध्यान में रखना है, एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब टॉपर बच्चे हो, कोई भी बच्चे हो,
अगर आप अच्छे बच्चे हो तो और भी चांसेस है कि कुछ से उससे मिलता जुलता लिख लो जो आपको आता है, आपको नंबर मिल ही जाएंगे, इस बात की गारंटी है। देखो यार, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा, कर लोगे तो हो सकता है, नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0 मिलेगा, कर लोगे तो हो सकता है 1 भी मिल सकता है, 2 भी मिल सकता है, बहुत किस्मत अच्छी रहे 3 में 3 भी दे सकता है टीचर, मूड पे डिपेंड करता है। तो कर ही देने में फायदा है, थोड़ा ना इंप्रेशन खराब होगा, भले लास्ट में करना। और कोई भी आप सेट लिख रहे हो तो ये नहीं कि सेट ए का चीज़ आप सेट बी में डाल रहे हो, आप सेट बराबर लिखो, सेट में ऊपर नीचे कर दो, सेट ए में आ गए। अब सेट ए में क्या है, देखो इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सेट ए में क्या है, अब सेट ए में क्वेश्चन नंबर 1 है, आपको मान लो 2 नहीं आता तो आप 3 कर सकते हो, 3 के बाद 2 कर सकते हो, पर सेट के क्वेश्चन मत हिलाना है कि एक सेट के क्वेश्चन एक ही टाइप के नंबर, जैसे सारे सेट एक एक क्वेश्चन सब एक एक नंबर का, तो टीचर को समझ, आपको आप 2 नंबर का घुसा दे रहे हो, टीचर कंफ्यूज होगा, आपके नंबर काटेगा। तो ये हमें नहीं करना है, कोई भी सेट वाइज मतलब इस सेट में ही रहना है, नहीं है तो आपको जगह छोड़ देना है, पेज छोड़ देना है, बस उतना आपको दिमाग में लगा ले। इतनी चीज़ें अगर आप कर लेते हो यार तो आप बहुत टॉपर की कैटेगरी में आप भी आने लग जाओगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, टीचर कॉपी कैसे चेक करते हैं, और भी एकदम डेप्थ में मैंने बताया, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है, 1 to 10 तक आपको पूरा बता दिया, 0 to हीरो वाली बात कर दी है। तो सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और फिर यार हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।